आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित बस्तर में लंबे समय तक एक्टिव रहे नक्सली संगठन के सदस्य पापा राव के सरेंडर के बाद उसने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में कई सारी बातें कही। करीब 3 दशक तक सशस्त्र आंदोलन का हिस्सा रहे पापा राव ने संगठन के अंदरूनी ढांचे, रणनीति और कमजोरियों पर अहम खुलासे किए हैं। बस्तर में माओवाद का सशस्त्र संघर्ष अब शांत हो गया है। 31 मार्च 2026 को बस्तर समेत देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। ये सरकार की तरफ से भी दावा किया जा चुका है। नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन इस सशस्त्र संघर्ष से जुड़े जो लोग थे, जो अब पुनर्वासित कहला रहे हैं, उनकी भी एक अपनी कहानियां है। नक्सल संगठन से जुड़ी कई बातें हैं जो आज न्यूज 18 अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त नक्सल संगठन के एक बड़े कमांडर सुन्नम चंद्रैया उर्फ पापा राव है। और आपको बता दूं कि बस्तर में अगर आत्मसमर्पण की बात करें 31 मार्च से पहले की, तो अंतिम एसजेडसी स्पेशल जोनल कमेटी के जो मेंबर रहे हैं वो पापा राव थे, जिन्होंने अपने 17 साथियों के साथ समर्पण किया था। और इस वक्त न्यूज 18 के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो शख्स मेरे साथ है, यही वो नक्सल कमांडर है पापा राव। और आज एक छोटी सी साक्षात्कार, एक छोटे से इंटरव्यू में हम पापा राव से जानना चाहेंगे माओवाद संगठन की उस अनकही कहानियों को, उस दौर को, उस रक्त रंजित इतिहास में कि आखिर बस्तर में सशस्त्र संघर्ष अगर जन्मा तो क्यों जन्मा। पापा राव जी, न्यूज 18 में पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है। ठीक, ये बताइए कि ये जो माओवाद संगठन है, कितने वर्षों का आपका सफर रहा है इस संगठन में? मेरा सफर 1995 दिसंबर में भर्ती हो गया। वो अभी तक 2024 22 मार्च तक सफर है मेरा। अच्छा, 1995 में। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? दोरला जनजाति से आते, ये तो मैंने सुना था। किस्टारम थाना लगता है, सुकमा जिला। मेरा गांव निम्मलगुड़ा है। निम्मलगुड़ा जन्म हुआ था। क्या आयु अवस्था रही होगी जब आपने नक्सल संगठन से जुड़ा, और कैसे जुड़े आप नक्सल संगठन से? संगठन से जुड़ने का मकसद है कि हम गांव में बहुत पहले सरकार का दबाव थे, पटवारी लोग थे, फॉरेस्ट विभाग वाले भी बहुत दबाव थे। वही कारण से मैं संगठन में जुड़ गया और पार्टी में भर्ती भी हो गया। जब पार्टी में आप शामिल हुए थे तो पहले पार्टी ने आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी, आप क्या क्या चीज सीखे, ट्रेनिंग कैसे ली? मैं भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग देते। अब वो समय सदस्य थे, ट्रेनिंग देते कैसे एडवांस होना, कैसे रिट्रीट होना, कैसे फायरिंग करना, पोजीशन कैसे लेना, ऐसे ट्रेनिंग देते। अच्छा, वो सीख लिया मैं भी। शुरुआत किससे हुई आपकी? बाल संगम के रूप में हुई या सीएनएम के रूप में हुई? पहले बाल संगम नहीं है। अच्छा। मेरे को कमिटी, एक डीएके में कमिटी बोलते ना, वो कमिटी का गठन किया गांव में। डीएकेएमएस, मजदूर किसान संगठन बोलते ना, वही वो कमिटी में मेरे को डाले थे। पहले कमिटी मेंबर थे। वही था। अच्छा, ये कमेटी मेंबर थे, उसमें जिम्मेदारियां क्या क्या रहती थी गांव में? गांव में मीटिंग करना, गांव वालों का, सभी लोगों का। अच्छा। आज क्या प्रोग्राम, कल क्या करना, परसों क्या करना, समष्टि काम क्या क्या करना। कुछ बैठक रहते, कुछ सभा रहते, वो पूरा लेके जाना जनता को, ऐसे रहते। अगर आप 1995 से जुड़े, एक आपने जो बताया, लेकिन बस्तर में अगर नक्सलवाद का जो दौर, एकदम चरम दौर हमने देखा, वो 2005 यानी 10 साल बाद एक दौर आया जब बस्तर में नक्सलवाद एक हिंसक रूप में, हिंसक अभियान के रूप में जाना जाने लगा। बंदूक की जो नोक पर सत्या हत्याने की जो बात थी, वो 2005 से वो सामने आने लगी, सलवा जुल्फ के दौर से। क्या मैं सही हूँ? सही, लेकिन क्यों आपको पुलिस लोग भी माओवादी को खत्म करके वो लोग भी आए और बड़ा बड़ा अभियान ऑपरेशन चलाते। हम भी सभी लोग जमा होकर वो लोग पुलिस के ऊपर मैं भी हमला करते, वही चलाते उस समय। अच्छा, वही गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग लिए थे आपने? लिए थे। क्या होता था गुरिल्ला वार? पूरा ट्रेनिंग होते, पूरा क्या क्या सिखाते? सिखा देते उनको, पुलिस को कैसे मारना, एडवांस कैसे होना, रिट्रीट कैसे होना,
कैसे प्लांक अटैक करना वो पूरा सीख लेते। तो इस बस्तर के तमाम क्षेत्रों में तो आप घूमते रहे पूरा बंदूक लेकर, तो कितने जगह ऐसे ट्रेनिंग सेंटर थे? क्या कोई बाहर के लोग आते थे? ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। कहाँ अच्छा सो मैदान रही तो ट्रेनिंग सेंटर लेते हैं। कैसे चुनाव करते थे जगह का? और हम सुना करते कैसे? फलान जगह जंगल में वैसे सुना करते। तो ट्रेनिंग कौन देता था? हम कुछ लोग रहते ट्रेनिंग देने वाला। तो वो लोग कहाँ से ट्रेनिंग लिए? वो यहाँ का है लोग है, दूसरा से नहीं आते। अच्छा, दूसरा से नहीं आते, अलग बाहर लोग नहीं आते, दूसरे लोग भी नहीं आते। यहाँ का हमारा साथ में रहते कुछ लोग मिलिट्री वाले बटालियन में रहते, वही लोग देते। आपके जो चीफ थे बसव राजू, हाँ। ऐसा बताया जाता है कि जो बम बनाने का प्रशिक्षण उन्होंने श्रीलंका के लिट्टे से लिया था। क्या ये बात सही है? वो मैं नहीं जानते सर, नहीं जानते। नहीं बोलते वो विषय। जी। वो दिया कि नहीं दिया मेरे को नहीं जानते। अच्छा, चलिए, सफर दर सफर आप नक्सल संगठन में रहे। सबसे एक महत्वपूर्ण बात आती रही कि पापा राव मरता रहा। कोरोना के समय किडनी से मरा, मलेरिया से मरा, सर्पदंश से मरा। ये झूठी कहानी क्यों फैलाई गई थी? पत्रकारी लोग हैं कि बनाए थे? पत्रकार लोग फैलाए थे। पत्रकारी लोग हैं, वही है मैं सोच रहे हैं। लेकिन ये बार बार आते रहा, कभी आप सर्पदंश से मारे, किडनी फेल नहीं हुआ, शुगर से नहीं मारे, सांप नहीं काटे। हाँ। ऐसे मैं भी सुना ऐसे मारे गया बोल के न्यूज आया है ऐसे। तो आप कभी मतलब आपकी तरफ से अफवाह नहीं फैलाई गई? नहीं की। ठीक है। सलवा जुल्म का जो दौर था, तो बताया जाता है कि आप कई बड़ी वारदातों में थे और बहुत क्रूर नक्सल लीडर के रूप में आपकी एक पहचान रही। क्या ये सही बात है कि आप बड़ी बड़ी वारदातों में थे? मैं बड़े बड़े वारदातों में सलवा जुल्म समय में गांव में कुछ मुखिया लोग रहते हैं, पटेल सरपंच, वो पार्टी का विरोध कुछ लोग रहते, वो लोगों को पीटा, वो लोगों को कुछ लोगों को मार भी दिया। इसलिए कितनी हत्याएं की होगी? 5-6 हो गए। मेरे को क्रूर मानते आधा लोग अच्छा ही बोलते, दो प्रकार के। अच्छा, वही तो, आधा अच्छा मानते, आधा क्रूर मानते। मानते हैं। तो जो बड़ी बातों की वारदातों की अगर बात करें, ताड़मेटला थी, रानी बोदली थी और बुरकापाल हमला था, झीरम भी था। तो बड़ी वारदातों, किन बड़ी वारदातों में आप थे? आप नहीं थे। ताड़मेटला का मेरा नाम बोलते। हाँ। लेकिन मैं नहीं था वो समय, मैं मार गया। ताड़मेटला हमले के वक्त साल 2010 आप थे माड़ में? हाँ, माड़ में थे। उसके बाद नहीं, अलग अलग घटना को प्लान करते, लेकिन घटना में मैं नहीं रही। आपकी जानकारी में था कि ताड़मेटला हमला होने वाला है? जानकारी है। ये कितने दिन पहले की प्लानिंग रही होगी? फोर्स आया ना, वो फोर्स रिजर्व फोर्स है ना, सीआरपी फोर्स, रिजर्व फोर्स वो आया, सिंताला में डेरा रख के वो इधर उधर घूम रहा है। उनका गतिविधि कोई जानकारी है? हमारा पास में एक रेकी टीम रहती है, वो पूरा जांच करके आते, वो कैसे घूमते हैं, कैसे जाते हैं, ऐसे पूरा जानकारी है। तो प्लानिंग कितने दिन पहले होता था एम्बुश का? एम्बुश का इड़मा मई एम्बुश करके पहले से है। मैं इधर से माड़ में चले गया, वो प्लान करके वो एम्बुश किया इड़मा। सबसे जिम्मेदारी की बात करें तो हिड़मा ज्यादा पावरफुल या बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप पर बड़ी जिम्मेदारी थी पद के हिसाब से? पद के हिसाब से वो भी दंडकरण स्पेशल जोन कमिटी बेटा ने कमांडर हूँ। बाद में वो सीसी में प्रमोट किया, वो बाद में DK सचिव हो गया। ऐसे उनका प्रमोट थोड़ा बड़ा ही हो गया। मैं दक्षिण सब जोन का सचिव हूँ, पश्चिम बस्तर की सचिव भी। अच्छा। ऐसा नहीं लगता था कि नक्सल संगठन को लेकर एक बात हमेशा आती थी कि बस्तर, आप भी बस्तर से ही हो, यहाँ के मूल निवासी रहे हो, तो बस्तर के जो आदिवासी थे जो नक्सल संगठन में थे, उनके साथ तेलंगाना के जो लीडर रहते थे, सेंट्रल कमेटी के या पुलिस मेंबर को तेलंगाना के हुआ करते, तो ये भेदभाव था, ये बात हमेशा आती थी? भेदभाव नहीं आते, हम ऐसे नहीं सोचते। वो लोग पहले आया, थोड़ा पढ़ाई भी किया, वो पोल्ट्री ब्यूरो में गया, हम भी इधर धीरे धीरे से सीसी में जाते, पोल्ट्री ब्यूरो में जाएंगे करके ऐसे सोचे, लेकिन वो मतभेद नहीं है मेरे को। वो तेलंगाना का वाले यहाँ लोग बीच में तालमेल काम करते, लेकिन मतभेद नहीं। अभी ये बताइए कि जैसे देव जी ने सरेंडर किया है, देव जी तो वहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे, दामोदर भी राजनीतिक लाइन पकड़ना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो आगे? मैं आगे जाने के बाद, घर जाने के बाद मैं सोचूंगा, अभी कुछ निर्णय नहीं लिया। अच्छा, एक ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 2013 में झीरम की वारदात हुई थी। नक्सल संगठन के टॉप
लीडर जो शीर्ष पे बैठे थे, आप भी एक अच्छे पद पे थे, नक्सल संगठन बड़े पद पे थे, तो क्या इस हमले की जानकारी या पूरी जानकारी आप लोगों तक थी कि ये ऐसे ही अनायास ये हमला हो गया था? नहीं नहीं, वो जीराम खान का मेरे को जानकारी नहीं है। वो समय मैं डीसी मेंबर तो बाद में मैं एजेंसी में आया हूँ। अच्छा। वैसे वैसे तो कितने मतलब आप उसमें किस कैडर में थे, कहाँ पे थे डीसी पे? मैं इधर पश्चिम में वो पश्चिम में नहीं, जयगुरगोंडा में थे। अच्छा, जब झीरम घटना हो गया उसके संगठन में कोई बैठक हुई थी? नहीं नहीं, उधर दरबार डिवीजन में हुआ। क्या बात दरबार हुई, तो कुछ डिवीजन, पता है? वो देवा, वो सैतु दादा कोई है। लीड कौन किया था झीरम को? सैतु दादा लीड किया। चैतू किया था? सैतु देवा वो लीड किया। चैतू और देवा हाँ लीड किए देवा। थे। क्या बस उड़ीसा के कामरेड्स भी इस हमले में शामिल थे? ये वो बताइए। आधा लोग शामिल थे। अच्छा, आधा लोग तो शामिल ये स्क्रीन पर एक बड़ी जानकारी पापाराव साझा कर रहे कि झीरम हमला जो अब तक का अगर बड़ा हमला किया जाए जिसमें कांग्रेस की एक बड़ी जो टीम थी वो खत्म हो गई थी, देवा और चैतू इनका नाम जो नक्सल कमांडर जिक्र करते वे इस हमले को लीड कर रहे थे। पापाराव जी, लगातार आप हथियार उठाते रहे और बस्तर में पुलिस को एम्बुश में भी फंसाते रहे नक्सली, लेकिन 1.5 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि आपका संगठन पुलिस के निशाने पे आ गया और आप हर जगह आप लोग मुखी खाते रहे? और सब मुठभेड़ होना, शहीद होना, वो बहुत जगह में हो गया। बहुत से लोग शहीद हो गया हमारा साथी, वो भी बड़ा बड़ा नुकसान हो गया। जंगल तो आपका यार हुआ करता था, फिर उस जंगल में आप कैसे धोखा खाने लगे? वो ऐसे हो गया फिर पूरा क्योंकि वो फोर्स में डीआरजी लोग भी है। वो पूरा जानकारी है, किधर किधर घूमते, कैसे चले जाते, वो भी जानकारी होगा, इसलिए हम पूरा फंस जाना, शहीद होना, वो भी बहुत हो गया। आपको आपका ये कहने का आशय है कि डीआरजी में जो समर्पित नक्सली भी जो डीआरजी के जवान बने उनसे आपके मूवमेंट को बहुत नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यहाँ से डीआरजी भर्ती हो गया, बहुत लोग ऐसे चले गया, पार्टी का इधर नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन जब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले ही ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक हम बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके संगठन में जब पूरी तरह से फोर्स ने हमला करना शुरू नहीं किया था, घेरना शुरू नहीं किया था, तब कोई बैठक नहीं हुई थी? नहीं हुए थे, बैठक हुए लेकिन बहुत नुकसान भी हुआ ना। वो ये 2-3 साल से सीसी मेंबर लोग बहुत नुकसान हो गया, राज्य कमेटी स्तर कामरेड्स भी नुकसान हो गया, नीचे कामरेड्स की भी बहुत नुकसान हो गया। ये भी बहुत पार्टी का नुकसान है, बड़ा नुकसान हो गया। संगठन की आखिरी समीक्षा बैठक कब हुई थी? और संगठन का आखिरी बैठक वो 20 में हुआ, दंडकारण का हिसाब से 20 में बैठक हुआ, बहुत नुकसान हो गया। अभी धीरे धीरे से पार्टी पूरा नुकसान हो जाएगा करके समीक्षा किया था। क्या बोले थे कि अब इस लड़ाई को अगर 20 में बैठक हुई थी और ऑपरेशन चला लगभग 25 के आसपास से शुरू हुआ था, 1 साल पहले जब शुरू हुआ था, तो 20 की संगठन की बड़ी समीक्षा बैठक में ये बोला गया था क्या कि अब सशस्त्र संघर्ष को विराम देना चाहिए? ऐसे नहीं बोला, ये सशस्त्र आंदोलन का धीरे से विस्तार करना, यहाँ से थोड़ा लोग इधर उधर जोनों में ट्रांसफर होना, ऐसे करके बोले, लेकिन युद्ध विराम करेंगे ऐसे करके नहीं बोले थे। ये पापा राव थे जो इस वक्त न्यूज 18 पर बात कर रहे थे और आप स्क्रीन पर इन्हें देख रहे थे। चलते चलते इन्होंने बातों बातों में ये आखिरी चंद लाइनें कही कि हथियार बंद संघर्ष का कोई भविष्य नहीं है, संविधान की राह पकड़कर ही बस्तर ही नहीं बल्कि देश का विकास और उसकी बुनियाद को रखा जा सकता है, गढ़ा जा सकता है। और ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की